नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ री एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये, प्लीज फॉलो कीजिएगा आपके एग्जामिनेशन तक, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि इसमें से कौन सा एंजाइम युग्म अम्लीय पीएच पर क्रिया नहीं करता। ठीक है, देखिए बॉडी में जो हमारे एंजाइम्स हैं मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में फंक्शन करते हैं बेस्ट। ठीक है, और स्लाइटली है ना ये बेसिक पीएच रेंज पे है ना, जो हमने पहले भी पीएच स्केल डिस्कस की हुई है 0 से 14 के बीच में। ठीक, तो उसी में से ट्रिप्सिन और एमाइलेज है ना, जैसे एमाइलेज सलाइवा पैनक्रियाज में फाउंड होता है ये, है ना। तो ये जो है इसमें स्लाइटली एल्कलाइन पीएच रेंज पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी ध्वनि तरंग का तारत्व है ना, यानी कि हमारा जो ये होता है ना पिच। ठीक, पिच को भी हमने पहले डिस्कस करा हुआ है। तो ये जो है किस विशिष्टता पर निर्भर करता है, तो साउंड की जो पिच है, जिसमें जैसे महिला और पुरुषों में जो आवाज के भारी या पतले होने का कारण होता है पिच, है ना, तो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के चलते कुछ खनिजों में जल अवशोषण के कारण प्रसार होता है। ठीक है, जैसे कुछ रॉक्स होती हैं है ना, तो अगर उन पर जैसे वाटर का कंटिन्यूअस कह सकते हैं फ्लो हो रहा है तो ऑब्जॉर्व करती हैं काइंड ऑफ, तो उसमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो उसी की वजह से जो हमारी रॉक है उस पर स्ट्रेस पड़ता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये होता है हाइड्रेशन, है ना, जल योजन। 1991 में हमारी इकोनॉमी में कई तरह के चेंजेस किए गए, है ना। तो मुख्य रूप से जो है उदार आर्थिक नीति का इंट्रोडक्शन हुआ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ऑप्शंस लिखे हैं इसमें से किसके अलावा सभी के माध्यम से आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया, उसको निष्पादित करने के लिए उसके रूप में कार्य किया जाने लगा। तो एलपीजी रिफॉर्म्स के रूप में यह जाना जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसमें इस पॉलिसी के रेफरेंस में नहीं है, ये अलग है। ठीक, लगातार समाचारों में आने वाली स्विफ्ट है ना, स्विफ्ट का एक फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, है ना, ये कार वाला स्विफ्ट नहीं है। ठीक, तो विच इज कॉन्स्टेंटली इन द न्यूज, तो ये क्या है ना, तो बेसिकली क्या है कि ग्लोबल मॉनेटरी ट्रांसफर सिस्टम इसको हम कह सकते हैं। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुख्य रूप से जो इंटरनेशनल लेवल पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कार्य कर रहे हैं, तो सिक्योरली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कह सकते हैं, कार्य करता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1973 में बेल्जियम में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अपनी जान गंवाई थी। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ 1857 की क्रांति, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग भारत की तरफ से लीड कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भी, है ना, इनके ऑफिसर्स थे। तो इस जो है लखनऊ की अगर हम बात करें तो मेजर जनरल हैवलॉक, है ना, हेनरी हैवलॉक नाम था इसका, हेनरी लॉरेंस और ये जॉर्ज स्मिथ नील, है ना, ये तीनों थे जो लखनऊ रीजन में डेथ हुए थे। तो ऑप्शन इसमें तो दो ही थे, तो दोनों। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, हमारा जो सॉइल्स वाला चैप्टर है उसके रेफरेंस में। कुछ हमारे पास पेयर हैं और उसका सॉइल का टाइप होता है वो, और उसका मुख्य फीचर जो है, प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक, जैसे इनसेप्टी सॉइल है तो इसमें क्या होता है, पोरली डेवलप्ड अनस्ट्रेटिफाइड सॉइल, अपर लेवल जो होता है ना सॉइल में, उसके रेफरेंस में है। तो इन सारे ऑप्शंस को भी प्लीज अलग अलग से एक बार सर्च करके पढ़ लीजिएगा, इसके जो विशेषताएं हैं यहाँ पे। हम एक बार सारे चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। फिर है इंसेप्टिसॉल, दूसरे नंबर पे देखिए हिस्टोसॉल, है ना, तो ये दोनों भी ठीक हैं। ऑक्सीसॉल, ये वाला भी ठीक है। तो चारों ही पेयर ठीक हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो प्लीज इसको एक बार डिटेल में आप लोग भी देख लीजिए। 1857 की क्रांति के बाद, है ना, इंडियन जो शासन था
है ना, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो वो फिर ब्रिटिश क्राउन में चला गया था। तो प्रोक्लेमेशन उसी के बाद आई थी 1858 में, है ना, विक्टोरिया की घोषणा। उसके अनुसार भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन था। तो इन विकल्पों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? ये जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो इसमें मेनली तो यही था ना कि जो ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ जो टेरिटरीज था, है ना, जैसे झांसी की क्रांति क्यों हुई, है ना, यही सब रीजन था ना कि एनेक्स की जा रही थी जो रियासतें थी, है ना। तो सबसे पहले इसी नीति को समाप्त करने का इन्होंने कार्य किया। और जो इंडिया के लोग उस समय थे, तो उनके रिलीजियस और कल्चरल जो कह सकते हैं चीज़ें थी, उसको रिस्पेक्ट देने का काम इन्होंने इस पॉलिसी के माध्यम से करना शुरू किया, है ना। तो ये मुख्य विशेषताएं थी। इसमें से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबद्ध मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे चाइना वगैरह में मेनली जो फॉलो की जाती है ना। तो इसमें क्या होता है, कमोडिटी प्रोडक्शन, है ना, जो इसका मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस के रेफरेंस में होता है। जो प्रोडक्शन की मेनली प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट हैंड्स में मेनली होती है। बाजार सिद्धांत, उपयोगिता काल, बेसिकली मार्केट ओरिएंटेड होती है यहाँ पे जो इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं यूटिलिटी वगैरह के। लेकिन डी ऑप्शन गलत है। जो संसाधनों का आवंटन है ना, योजना स्तर पे आधारित, ये मतलब जैसे हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये उसके एक तरीके से प्रिंसिपल्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विसदनी पद्धति की शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ या मुख्य लाभ नहीं है? इंडिया में जैसे 2 हमारे संसद के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, ये हमारा लोअर हाउस, ये अपर हाउस, ठीक। तो इसका मुख्य लाभ इन विकल्पों में से कौन सा नहीं है? एक बार पहले आप सारे विकल्प देख लीजिए। ठीक, तो ये जो है गलत है ना, ऑप्शन डी। ये नियंत्रण रखने का कार्य नहीं करता है, बल्कि ऊपर हमने जो देखा था कि संरक्षक के रूप में, है ना, या कुछ कुछ विषयों में शक्तियों को नियंत्रित करता है। पर एब्सोल्युटली जो है ना, ये जब सदस्य अनिर्वाचित तथा परोक्ष रूप से निर्वाचित हो, उन पे नियंत्रण रखने का कार्य इसका नहीं है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. राणा डे के द्वारा 1870 अप्रैल 1870 में। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक, इसमें से किसने लिखी थी? तो ये है इनकी लाला लाजपत राय की पुस्तक, ऑप्शन बी। बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्टिंग प्लीज पढ़िएगा। ये बुक्स पूछी जाती हैं, 4-4 का पेयर दे करके मैच करने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट है कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? कोपेन के क्लासिफिकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भारत को, है ना, 9 क्लाइमेटिक रीजन्स में मेनली डिवाइड किया, जिसके अलग अलग कोड हैं, है ना, और उस कोड का कुछ अर्थ होता है, तो प्लीज उसको पढ़िएगा। हमारा जो इंडो गैंगेटिक वाला मेनली प्लेन है, तो ये रेफर किया जाता है पूरा CWG कोड से, ठीक। और इसका ये पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रीजन? तो मॉनसूनल क्लाइमेट, है ना, टाइप ऑफ क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर। किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? ठीक है, अब सेल्यूलोज जो होता है हमारा ये कार्बोहाइड्रेट है ना। हिंदी में एक क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हमारे बॉडी में सेल्यूलोज का डाइजेशन, पाचन होता है या नहीं? कमेंट करके बताइए। भारत में GST लागू हुआ है ना 2017 से, ठीक। तो निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया उसके माध्यम से, है ना? तो वैट लगता था उससे पहले, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो ये सबस्यूम हो गया GST में। रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन तकनीकी में किसका प्रयोग होता है? तो जैसे स्पेस एप्लीकेशन वगैरह में कई बार आपने पढ़ा होगा रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध को दर्शाता है, वह क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अगर आपने यूज किए होंगे तो उसके रेफरेंस में ये क्या होता है? कंडक्टर। नेक्स्ट है 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? जैसे कोस्टल रीजन है कोई, ठीक है, लैंड एरिया, फिर उसके बगल में एक्वेटिक हमारा रीजन है, ठीक। तो इनके बीच में क्या होगा ना, कुछ हमारा मार्शी लैंड बन जाता है, ठीक है, थोड़ा सा जो कह सकते हैं वेट होगा। तो ये क्या है? यही एक ट्रांजिशन जोन है दोनों के बीच का, तो इसको हम बोलते हैं क्या? इकोटोन। निम्नांकित कथन किसने कहा था? वनस्पति जलवायु का सही मानदंड है ना? तो ये इनका ही स्टेटमेंट है, कोपेन, व्लादिमीर कोपेन नाम था इनका।
निम्नलिखित कार्बन अपरूपों में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? कार्बन के ही एलोट्रोप्स होते हैं तीनों, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक, तो गुड कंडक्टर अगर विद्युत का सिर्फ एक ही है, इसमें ग्रेफाइट है ना, ऑप्शन केवल 2। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फेवरेट है आयोग का, अक्सर पूछता है 3-4 इवेंट दे करके उसकी क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो लिस्टिंग्स में जैसे आपने देखा होगा हमारे पेड ग्रुप में अगर आप होंगे तो ये काफ़ी अच्छे से दिया है, वर्ष इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद कीजिए वहाँ से। जो लोग नए देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर हमारे व्यूअर्स, तो आप हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं, है ना। फुल पेड ग्रुप्स चल रहे हैं विथ डिस्कशन या विदाउट डिस्कशन। इसके अलावा हमारे आरओ के मीन्स के ग्रुप्स, जिसमें हिंदी के एसे वगैरह जो हैं उसके भी ग्रुप्स अलग से हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज या जो ये पेड क्विज आप देख रहे हैं इसको अटेम्प्ट करना चाहें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना, तो इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलेंगे आप तो 3 मोबाइल नंबर हैं, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पर भी 3 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल फी में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक, अब इन इवेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई 1885। ठीक, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, फिर जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये 1920। ठीक है, और ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा 1932। ठीक है ना, तो कोड क्या बन गया हमारा 4132। नेक्स्ट है भारत की संघीय व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, दोनों कथन अगर हम देखें तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता है, क्योंकि हम पॉपुलेशन के बेसिस पे सीटों का आवंटन हमारे यहाँ होता है, तो ये कथन हमारा ठीक है। भारत का संविधान आपात स्थितियों के दौरान संघीय सरकार को एकात्मक पद्धति की शक्ति अर्जित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जैसे हमारे जो प्रीवियसली भारत में इमरजेंसीज इम्पोज हुई तो उसमें क्या है कि यूनिटरी नेचर हो जाता है हमारे गवर्नेंस का इंडिया में। ठीक है, तो ये शक्ति भी हमारे इमरजेंसी वाले प्रोविजन में दिया हुआ है आर्टिकल 352 से 360 के बीच में। तो दोनों कथन सही है, तो गलत जो है कुछ भी नहीं है। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्मुक्त करता है? प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का भारत में जैसे पहले हुआ तो उसी समय क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो इमरजेंसी इम्पोज की गई, तो उसी के बाद एक अमेंडमेंट आया 38 है ना 1975 में, जिसमें क्या हुआ कि इस प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन जो है इमरजेंसी का उसको जुडिशियल रिव्यू यानी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उससे एग्जेम्प्ट किया था, है ना। इस ऑप्शंस में थोड़ा करेक्शन हम करेंगे, 38 को ध्यान रखेंगे। बाद में इस चीज़ को है ना ख़त्म किया गया 44th अमेंडमेंट से। उसमें क्या कर दिया गया कि जो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी की होगी वो जो है जुडिशियल चैलेंज की जा सकती है। ठीक, तो इन दोनों बातों को 44 और 38 वाली चीज़ को ध्यान रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट विनियमन अधिनियम 1773 जो है पारित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में, तो किस ब्रिटिश अधिकारी को उस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था, है ना। तो पहला जो पूछा भी जाता है कि गवर्नर जनरल कौन बना इंडिया में, है ना, तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, भारत का संविधान वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की गारंटी देता है। ठीक, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 में प्रोवाइडेड है फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में। ठीक, तो किंतु यह जो है राज्य के द्वारा अधिरोपित कतिपय युक्त निर्बंधनों के अध्ययन है, इंग्लिश में भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली कहा यह जा रहा है कि सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पे इम्पोज किए जा सकते हैं बाय द स्टेट। ठीक, तो ये किससे संबंधित हो सकते हैं, ये इम्पोजिशन रिस्ट्रिक्शन है ना, जो हमारे निर्बंधन है। तो बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ स्टेट रेफरेंस यहाँ पे किया जा रहा है रेफर कि हमारा जो टेरिटरी है उसके बारे में। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, इसके रेफरेंस में कुछ अनाप शनाप आप नहीं कह सकते। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, हम इस चीज़ को इंश्योर करें, है ना। शिष्टाचार, नैतिकता, है ना, ये सब चीज़ें मेंटेन करें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, और कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए किसी को इंसाइट ना करें, है ना, इस चीज़ को इंश्योर करना है। ठीक, तो अब जैसे यही ऑप्शंस में देखिए ना कि 3 चीज़ें दे रखी हैं तो तीनों ही तो ठीक हैं, बाकी हमने और अभी जो है वो आपको बताई हैं अभी। नेक्स्ट है 1870 के दशक का खेरवार या साफाहर आंदोलन किस विचारधारा का प्रचार करता था? तो ये जो है एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधार, मेनली जो संथाल ट्राइबल कम्युनिटी है ना, तो इससे ही संबंधित था, इनके द्वारा ये प्रोसेस किया गया।
निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह था? पांड्य के बारे में, शासकों के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा साउदर्न इंडियन रेफरेंस में, तो उसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा। तो उसी के बारे में पूछा गया है, जिसकी प्रसिद्धि संगम काव्यों और यूनानी वृत्तांतों में मोतियों के लिए लिपिबद्ध है ना। मोतियों से संबंधित था ये पोर्ट, जहाँ पे इसका कह सकते हैं काइंड ऑफ ट्रेड होता था। कोरकाई है ना पोर्ट था ये, ऑप्शन बी। इसमें से किसने इंदु प्रकाश पत्र में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख श्रृंखला का प्रकाशन किया? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड संबंधित है इनसे अरविंदो घोष। नेक्स्ट है चिश्त नगर कहाँ पर स्थित है, जिससे सूफी चिश्ती सिलसिला का नाम पड़ा? मध्यकाल में आप देखेंगे कई तरह के जो म्यूजिकल है ना ऑर्डर्स थे, जिसमें से प्रमुख था सूफी चिश्ती सिलसिला। तो चिश्त बेसिकली इसमें सेंट्रल अफगानिस्तान का एक रीजन है, ठीक है, ऑप्शन बी। आप एक जरा बताइए क्वेश्चन का आंसर कि सूफी से संबंधित कोई है ना जो फेमस रहे इस काल में, उनका नाम हमको कमेंट करके बताएं। जीएसटी का जो हमारा संशोधन था 101 अधिनियम 2016 के अनुसरण में भारतीय संसद ने वर्ष 2017 में कई जीएसटी अधिनियम को अधिनियमित किया था, है ना। तो इन विकल्पों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं था? तो 3 एक्ट बने थे, सेंट्रल गुड्स है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज कंपनसेशन एक्ट, है ना। डी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से किस कारण से मुद्रा को अन्य भौतिक परिसंपत्तियों से अलग किया जा सकता है जो मूल्य के संचय का कार्य कर सकते हैं? स्टोर वैल्यू के रेफरेंस में अगर हम देखें, जो फिजिकल एसेट्स है जैसे मनी हमारा हो गया, करेंसी, गोल्ड, कोई प्रॉपर्टी हो गया या अन्य चीज़ें, है ना। तो इन सब के कंपैरिजन में देखें तो हमारा मनी जो है ना, क्यों आसान है? क्योंकि इसको है ना स्टोर कर पाना एक काइंड ऑफ इजी है अन्य जो हमारे एसेट्स हैं उसके कंपैरिजन में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखना कि सही है या सही नहीं है। क्या पूछा गया है? संगठन और व्यक्ति। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है ना, इसकी स्थापना की थी भीमराव अम्बेडकर जी ने, है ना, 1922 राउंड में। अन्य 2 विकल्प जो है वो ठीक है, इनको देख लीजिए, और 1924 था ये। अगला है, इसमें से गिल्ट एज सिक्योरिटी किसको कहते हैं? ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड जो इशू होते हैं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कह सकते हैं, इसको ही गिल्ट एज सिक्योरिटी कहा जाता है। कोई रेगिस्तान का एरिया हो, बालू जहाँ पे हो, तो किसी मानव शरीर के द्वारा लगने वाले दाब का प्रभाव उस पर क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये बालू का एरिया है, ठीक है, सैंड, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा, है ना, तो किसी छोटे एरिया में खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि ऐसे में प्रेशर जो है मतलब स्मॉलर एरिया में अगर लगेगा तो वहाँ पे प्रेशर की स्थिति ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली तब, जबकि मान लीजिए वो ऐसे लेट गया बालू पे, है ना, तो एरिया बढ़ गया हमारा, तो ऐसे में प्रेशर की स्थिति सैंड पे कम होगी। वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो लास्ट लोकसभा इलेक्शंस में ताशी गांग है ना, ये स्थान है हिमाचल प्रदेश में, इसको पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। नेक्स्ट है, वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवण सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं? देखिए, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन जिस कह सकते हैं सिस्टम में हो, वहाँ पर रहने वाले जीव हेलोफाइल, ऑप्शन सी। हेलो का मतलब बेसिकली होता ही है सॉल्ट, है ना, ग्रीक में, और फाइल का मतलब लविंग, फिलोस बेसिकली होता है ना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से पहाड़ श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित हैं? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है ये सतपुड़ा, ऑप्शन बी। इसको मैप पे भी प्लीज देख लीजिएगा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखेंगे। लाहौर में हुआ था ये जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये है ब्रिस्टल में, ऑप्शन सी यूके, है ना, सोशल रिफॉर्मर, काफी इंपॉर्टेंट, इनके इवेंट्स को प्लीज पढ़ें। रामकृष्ण मिशन जो कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था, है ना, हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, तो इसकी फाउंडेशन 1897 में की थी स्वामी विवेकानंद ने, है ना, मई 1897। कलकत्ता शहर को इसमें से किसने बसाया था? तो जो है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश थी, उसमें एक एजेंट था जॉब चॉर्नॉक, इसके द्वारा 1690 में सबसे पहले इनिशिएशन हुआ, है ना, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है पंचमूली झील किसके निकट स्थित है ना। तो ये यहाँ पे है आपका गुजरात में, जो हमारा ये ना स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है ना, उसके सराउंडिंग में है ये, ऑप्शन डी। ठीक, तो इसी के साथ इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं साथ के साथ आप रिवाइज करें। हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ने के लिए हमने बताया आपको जो है एडमिशन की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 3 मोबाइल नंबर हैं उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फी में आपके पास अभी भी पर्याप्त समय है। आप जुड़ करके बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप्स हमारे इसी तरीके से डिज़ाइन है जो आपके एग्जामिनेशन का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।